आज बात करते हैं इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। तो गैसियस स्टेट में और नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो मुख्य रूप से इंटरमीडिएट बनता है वो होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनता कैसे है? होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब कहीं भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन अगर दोनों कोवैलेंट बॉन्डेड एटम पर चला जाएगा तो आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन के दौरान ये इंटरमीडिएट बनता है जो काफी रिएक्टिव होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फॉर्मेशन के बारे में और इसके रिएक्शंस के बारे में आज हम प्रयास करेंगे कि आज की वीडियो में हम आपसे बात करें रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है और ये 2 कार्बन एटम है, दोनों कार्बन एटम के बीच में ये कोवैलेंट बॉन्ड है और अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड ये देखिएगा होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पर चले जाएंगे तो दोनों कार्बन पर ये देखिएगा सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए। होमोलिटिक क्लीवेज हुआ और होमोलिटिक क्लीवेज होने पर होमोलिटिक क्लीवेज, तो होमोलिटिक क्लीवेज जब होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। ये हमारा ये फ्री रेडिकल बना। अब इसका पहले इसके शेप और इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम जान लें और कैसे बनता है उसके बारे में कुछ और भी हम बातें करेंगे। या ये देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। कुछ बेसिक रिएक्शंस जिससे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है उसकी बात हम कर लेते हैं। मान लेते हैं हम ले लेते हैं लेड टेट्रामेथिल लेड ये है। जब इसको हम फोटोकेमिकली हीट करेंगे ये टूटेगा, 4 मिथिल रेडिकल बन जाएगा प्लस लेड एटम। तो ये टेट्राएथिल लेड, इसको जब हीट करते हैं फोटोकेमिकली भी करते हैं, थर्मली भी करते हैं, चाहे तो आप ऐसे कर लें या टेम्परेचर देना हो तो टेम्परेचर की बात भी कर लेंगे। 400-500 केल्विन पर अगर आप इसको हीट करेंगे तो उस कंडीशंस में ये आपका फ्री रेडिकल बनेगा। दूसरा, यदि एक तो ये हो गया, ये थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, ये भी कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन कर सकते हैं बाई डिकम्पोजिशन। जैसे इसका थर्मल डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकली डिकम्पोजिशन होगा, मेनली थर्मल डिकम्पोजिशन का, तो ये हमारा फ्री रेडिकल बना है। दूसरा, ये टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये इसका हम सिल्वर के साथ में Ag के साथ में रिएक्शन करा देते हैं। N2 गैस ले लीजिए मीडियम के लिए, फिर क्या होगा इस कंडीशंस में जब N2 लेंगे और इसमें रूम टेम्परेचर ले लीजिए और रूम टेम्परेचर, उस कंडीशंस में ये बन जाएगा टर्शियरी फ्री रेडिकल बन जाएगा और AgCl बन जाएगा। रूम टेम्परेचर पर इसके साथ में C6H5N2 भी ले लेते हैं, कभी कभी C6H5N2 भी आप लेना चाहें तो ले लीजिए, डाइजोनियम साल्ट हो गया ये। तो जब ये टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड का सिल्वर के साथ में इस कंडीशंस में रिएक्शन कराएंगे, उस कंडीशंस में ये हमारा फ्री रेडिकल बनता है
टर्शियरी 3 डिग्री फ्री रेडिकल का ये फॉर्मेशन हुआ। ये 2 मेथड हो गए। तीसरा मेथड देखिएगा, यहीं पर बेंजोइल परऑक्साइड ले लीजिए, C6H5 C डबल बॉन्ड O O O। तो जहां जैसे O O हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड C6H5। ये फिर क्या होगा, यहां पर परऑक्साइड है तो इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा। जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो कोवैलेंट बॉन्ड था, इसका एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन ले लेंगे तो फ्री रेडिकल बनेगा। ये बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O O, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर, दूसरा मॉलिक्यूल भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे C6H5 C डबल बॉन्ड O O। फिर इसके बाद देखिएगा डिकार्बोनिलेशन होगा। यहां पर ये जो बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये तो यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि C6H5 ये बेंजील फ्री रेडिकल हो गया, प्लस यहां से CO2 निकल गया। सेम इसके साथ भी वैसे ही होगा, यानी ये हमारा ये फ्री रेडिकल बन गया, बेंजील फ्री रेडिकल का ये फॉर्मेशन हो गया जब हम बेंजोक्सी परऑक्साइड लेते हैं तब। इसी तरह से आप दूसरा ले लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा। ये हो गया हमारा CH3 प्लस C डबल बॉन्ड O, एक इलेक्ट्रॉन यहां हो गया CH। ये होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। क्लोरीन मान लीजिए अगर है तो क्लोरीन है, होमोलिटिक क्लीवेज करा दीजिए तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पर और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पर। तो क्लोरीन पर ये हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये भी हमारा फ्री रेडिकल बना। तो ये ऐसे ही तो इस कब हो रहा है, जनरली ये जो रिएक्शन होता है ये होता है जनरली फ्री रेडिकल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस कब हो रहा है, ये भी जान लीजिएगा कि ये जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है ये गैसियस स्टेट में मोस्टली फ्री रेडिकल फॉर्मेशन takes place in gaseous state and non-polar solid। ये गैसियस स्टेट में और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन मुख्य रूप से होता है। अब हम बात करते हैं इसके शेप और ज्योमेट्री का, इसके स्ट्रक्चर का। तो जब यहां पर बॉन्ड टूटा, देखिएगा जो हमारा ये जो फ्री रेडिकल बना है इसमें देखते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई हैं, क्या शेप है, क्या ज्योमेट्री है। तो यहां देखने से एक बात क्लियर है कि कार्बन है,
ये तीन ऐसे बांड दिखाए गए हैं और एक इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये तीनों ये जो बांड है वो सिग्मा बांड है। तो तीन सिग्मा बांड है और एक यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी ये ऐसा स्पीशीज है, ऐसा इंटरमीडिएट है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वे पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब हुआ कि ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर के हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसका जो नेचर है वो पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन ESR एक्टिव होगा। ESR एक्टिव का मतलब इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्टिव होते हैं, तो ये ESR एक्टिव हो गया। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन को जोड़ लीजिए, इसमें तीन सिग्मा बांड हैं, 3 सिग्मा बांड हैं, 3 सिग्मा बांड। अच्छा, 3 सिग्मा बांड हुए तो एक सिग्मा बांड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 हो गए तो 6 ये हो गए, एक ये, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें। यानी एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया जो ऑर्बिटल में है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ है। और चूंकि ये ऑक्टेट नहीं पूरा है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज है। ऑक्टेट नहीं पूरा, इंटरमीडिएट है, हाईली रिएक्टिव होगा। हाईली रिएक्टिव। ये जो ऑर्बिटल्स होता है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो इसका मतलब ये होगा कि ये परपेंडिकुलर होगा प्लेन के। ये 3 ऑर्बिटल हैं, इसका मतलब इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में, pz ऑर्बिटल कह दीजिए आप इसको, pz ऑर्बिटल में रहेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। इस पर न कहीं कोई प्लस है न माइनस है, तो ये इलेक्ट्रिकली पूरी तरह से न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। अच्छा, ये sp2 हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। इसके बीच जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। बॉन्ड एंगल जो होगा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का। अच्छा, अगर इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो ये p ऑर्बिटल है और ये 3 सिग्मा बॉन्ड है। हमने कहा इसके बीच जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का है। ये जो ऑर्बिटल है, ये जो इससे जो आपके 3 सिग्मा बॉन्ड है उससे 90 डिग्री पर है। जो ऑर्बिटल है वह प्लेन के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर। pz ऑर्बिटल एट 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल पर होगा।
तो ये तो हमारा ये बातें हो गई जो फ्री रेडिकल्स के बारे में है कि जो फ्री रेडिकल्स होता है इसके शेप और ज्योमेट्री के बारे में ये हम लोगों ने बात कर लिया है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करता है, अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक हो गया, 3 सिग्मा हो गया, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, हाईली रिएक्टिव sp2 ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल 120 हुआ जो सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन जो पीजेड ऑर्बिटल है उसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री हो गया। तो ये हमने जो फ्री रेडिकल्स है उसके शेप के बारे में और उसके ज्योमेट्री के बारे में हम लोगों ने बात किया। हमने फॉर्मेशन की बात कर लिया, हमने उसके शेप और ज्योमेट्री की बात कर लिया। अब हम बात करेंगे इसके स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि ये किस तरह से स्टेबलाइज करेगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को प्रभावित करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी को प्रभावित करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, इसमें जो फैक्टर होगा वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर 2 हाइपर कंजुगेशन, नंबर 3 रेजोनेंस। ये 3 फैक्टर्स हैं जिस पर मुख्य रूप से जो इंडक्टिव इफेक्ट है वह डिपेंड करेगा और इसका ट्रेंड वैसे ही होगा सिमिलर टू कार्बोकेटायन, क्योंकि कार्बोकेटायन भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है और फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं, इसलिए जिस तरह से एक्सप्लेनेशन हमने कार्बोकेटायन का किया था उसी तरह से एक्सप्लेनेशन हम फ्री रेडिकल में भी करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मेथिल कार्बोकेटायन है, एथिल कार्बोकेटायन है, मेथिल कार्बोकेटायन और एथिल कार्बोकेटायन ये दोनों हमारे प्राइमरी कार्बोकेटायन कहे जाएंगे। आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन और टर्ट ब्यूटिल ये कार्बोकेटायन है। इसमें स्टेबिलिटी हम लोगों को बताना है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट एंड रेजोनेंस। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर ये हमारा सेंट्रल कार्बन है तो यहां पर कोई मेथिल ग्रुप नहीं इससे जुड़ा हुआ, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है और यहां पर 3 है, यहां पर 2 है और यहां पर 1 है। ये 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल और 3 डिग्री फ्री रेडिकल। कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और वे सभी ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो इफिशियंसी को कम करेंगे और जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को कम करेंगे वह स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर डिफिशियंसी सबसे कम रहेगी। क्यों? क्योंकि डिफिशियंसी को कम कर देंगे। 3 ग्रुप हैं,
यहाँ पर दो ही ग्रुप है जो डिफिशियंसी को कम करेगा, यहाँ पर एक मेथिल ग्रुप है जो डिफिशियंसी कम करेगा, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है। मेथिल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये मेथिल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसलिए प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी और सेकेंडरी से ज्यादा टर्शियरी, ये हमारा ऑर्डर हुआ फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में टर्शियरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी होगा और फिर प्राइमरी होगा। रिजोनेंस हाइपर कंजुगेशन के आधार पर देख लीजिएगा, इसके बहुत सारे रिजोनेटिव हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं, उसको देखिएगा। ये हमारा फ्री रेडिकल वाला ये कार्बन है, इससे लगा हुआ ये एक अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से लगे हुए 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये CH का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर चला जाएगा, तो ये बन गया हमारा HC। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर H हो गया, यहां पर C, यहां पर H एक बना। ऐसे ही इसके साथ में भी होगा, ये हो गया H रेडिकल हुआ, C H डबल बॉन्ड C H। ऐसे ही इस वाले कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी होगा, C H डबल बॉन्ड C H। तो ये हमारा 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, तो जिसमें जितना अल्फा है तो इसमें अल्फा की संख्या 9 है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन में 3 नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने दिखाया, प्लस एक जो ये हमारा ओरिजिनल था ये हो गया, तो टोटल इसमें हुए 4, तो इसमें टोटल होंगे 4, इसमें होंगे 7 और इसमें होंगे 10। तो जिसमें जितना ज्यादा नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी। तो ये जो ऑर्डर है सेम ये ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन के आधार पर भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से हम दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का लिया, फिनिल का ले लें। अगर यहीं पर मेथिल की जगह अगर हम फिनिल रख दें तो क्या होगा, उसमें भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कार्बन है, कार्बन से लगा हुआ ये 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहां से एक फिनिल रिंग यहां से हमने जोड़ दिया, ये दूसरा है, यहां से 2 फिनिल रिंग जोड़ दीजिए, और ट्राइफेनिल 3 फिनिल ग्रुप यहां से जोड़ दीजिए, ये देखिएगा। तो जब इसका रिजोनेंस हम दिखाएंगे तो ये देखिएगा, इसका दिखा रहे हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर ये यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, H यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हुआ, ये अभी इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएगा, यानी 3 पोजीशन पर यहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां और एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। तो एक बेंजीन रिंग पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 3 जगह डिलोकलाइज करेगा,
इसका मतलब आर्थो और दो आर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो 3 और 4 टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें 4 होगा, 3 3 6 ये हो गया और एक 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और ये इसमें 10 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो जिसमें जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी। अच्छा, ये तो हो गए हमारे स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, कुछ सिंपल हम आपके रिएक्शंस देखते हैं जो फ्री रेडिकल के रिएक्शंस हैं। सम कॉमन रिएक्शंस ऑफ द फ्री रेडिकल। कुछ कॉमन रिएक्शंस हम देखते हैं जो फ्री रेडिकल्स में होता है। सम कॉमन रिएक्शंस उसमें पहला हम आपको बता रहे हैं एडिशन। एडिशन में क्या हो जाएगा? एडिशन में ये है यहां अटैक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक ये इसका ये बांड बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये बांड बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा PH CR यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आया PH। ये हमारा पहला एल्कीन के साथ में हमने एडिशन करा दिया तो पहला बन गया। दूसरा रीअरेंजमेंट देखिएगा, सेकंड है रीअरेंजमेंट में क्या होगा? CH3CH3CH2 ये है। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलकर ये मेथिल ग्रुप यहां चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। अब ये 1 डिग्री है ये, और फिर इसके बाद ये हो जाएगा CH3 और यहां पर टर्शियरी कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये हमारा ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल से 3 डिग्री, वो लाइट नहीं थी कोई बात नहीं, तो 1 डिग्री से आपका ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन रीअरेंजमेंट से ये हो गया। एक और देख लेते हैं अब्स्ट्रैक्शन। अब मान लेते हैं हमारे पास में अब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन का देख लेते हैं एक और रिएक्शंस। अब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास में ये है मिथिल और यहां पर है ये टर्शियरी कार्बन है। तो टर्शियरी कार्बन से लगा हुआ ये हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास में ये जो प्राइमरी था वो टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा टर्शियरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन ये हो गया। तो ये हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्शन। एक और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिकम्पोजिशन, एक और पढ़े थे
डिकम्पोजिशन, ऑलरेडी इसको पढ़े हम लोग। डिकम्पोजिशन में C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, तो हमारा यहाँ से CO2 निकल जाएगा C6H5, जब बेंजॉक्सी में हम लोग बात कर रहे थे, और प्लस यहाँ से CO2 निकल जाएगा। तो ये इतने हो गए कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं। और इसके बाद इसके अलावा फ्री रेडिकल से जो हैलोजिनेशन हम लोग पढ़े हैं, तो वहां से भी एक एग्जांपल बनता है हमारा फ्री रेडिकल से, तो उसका देख लेते हैं। जैसे हैलोजिनेशन का है, उसमें 3 स्टेप होते हैं उसके, तो हैलोजिनेशन में 3 स्टेप होगा। देख लेते हैं थोड़ा सा हैलोजिनेशन का कैसे हो रहा। हैलोजिनेशन आप मीथेन जैसे है उसका बस में आप स्टेप जान लीजिएगा कि हैलोजिनेशन आप मीथेन है अगर रिएक्शंस में तो किस तरह से होगा। हैलोजिनेशन आप पढ़े हैं इसको, हाई स्कूल वगैरह में भी ये था, हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। क्या होगा, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला चेन इनिशिएशन स्टेप, पहला है चेन इनिशिएशन, दूसरा है चेन प्रोपेगेशन, और तीसरा है चेन टर्मिनेशन। इसमें क्या होगा ये आप देख लें। चेन इनिशिएशन मतलब ये हमारा मान लीजिए रिएक्शन CH4 प्लस Cl2 और ये बना देगा CH3Cl, ये रिएक्शन है। आप इसको आप बढ़ाते जाएंगे तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में फिर Cl2 से कराएंगे तो CH2Cl2 हो जाएगा, आगे कराते जाएंगे CHCl3 हो जाएगा, फिर आगे करा देंगे CCl4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये होता है हैलोजिनेशन। ये हैलोजिनेशन जो हो रहा है ये 3 स्टेप में हो रहा है। तो इनिशिएशन में क्या होगा, चेन इनिशिएशन में Cl2 है, ये फोटोकेमिकली होमोलिटिक क्लीवेज होगा, क्लोरीन का होमोलिटिक क्लीवेज होगा और ये फ्री रेडिकल बना देगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो यही हमारा अब फ्री रेडिकल बन गया तो मीथेन है हमारे पास में, तो मीथेन पर अटैक कर देगा। ठीक है, तो वो हमारा ये तो पहला स्टेप हुआ। ये दूसरा स्टेप में चेन प्रोपेगेशन में ये CH4 है और इस पर क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक कर दिया, तो ये हमारा बन जाएगा CH3 रेडिकल बना प्लस HCl निकल गया यहां से। अब इसके बाद अच्छा ये कैसे हुआ वो भी आप यहां देख लें। तो भाई ये कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगे थे, यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन मेथिल पर छोड़ दिया, तो ये बन गया आपका मेथिल और HCl बना। फिर इसके बाद अब क्या होगा, अब यहां पर आपका मेथिल बना है तो अगले स्टेप में मेथिल है, मेथिल रेडिकल है और दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल, ये बना लेगा CH3Cl प्लस यहां से Cl2 निकल गया। ये रिएक्शन लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा, तो लगातार हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा और वहां पर क्लोरीन आता जाएगा। ये फ्री रेडिकल के तहत ये हो रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद तीसरा स्टेप होगा टर्मिनेशन स्टेप होगा, तो जो आपके फ्री रेडिकल्स बने हुए हैं वे आपस में कंबाइंड कर जाएंगे। यानी इसका मतलब टर्मिनेशन में क्या होगा, यानी रिएक्शन कोलैप्स करना शुरू कर देगा। जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपस में, ये देखिएगा, ये आपस में फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और ये रिएक्शंस को स्टॉप कर देंगे। तो ये 3 स्टेप हुआ हैलोजिनेशन का, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन। फ्री रेडिकल से रिलेटेड और कई रिएक्शंस है, रीअरेंजमेंट है, वो अगर आगे मिलेगा बताएंगे। फ्राइज रीअरेंजमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आगे रिएक्शंस अगर आपने सिलेबस में है तो हम फ्राइज रीअरेंजमेंट वगैरह भी हम आपको बताएंगे। प्लस इससे रिलेटेड फोटोकेमिस्ट्री है, फोटोकेमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं, फोटोकेमिस्ट्री पूरी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। फोटोकेमिस्ट्री
ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें आप लोग रिएक्शंस पढ़ते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है फोटोकेमिस्ट्री, जिसमें रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं फोटोकेमिस्ट्री में थ्रू द फ्री रेडिकल। फोटोकेमिकली होता है, फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन है। पूरा का पूरा एक हमारी ब्रांच है फोटोकेमिस्ट्री, जिसमें फ्री रेडिकल के तहत रिएक्शंस होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, कमेंट भी कर दें, जिससे हम आपको और सारे वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।